गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मनोज, गौरव, हर, रुपेश, सतीश, ब्रजेश, ये कुछ लोगों के कमेंट हैं जो मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। जी, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से मुझे बताइए लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था हाई कोर्ट। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 6 के बारे में। और भाग 6 में हम बात कर रहे थे किसके बारे में। भाग 6 में हम राज्य के बारे में बात कर रहे थे। राज्य की सबसे पहले कार्यपालिका हमने पढ़ी, उसके बाद राज्य की विधायिका हमने पढ़ी, और हम बात कर रहे थे राज्य की न्यायपालिका के बारे में, जिसमें हम हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालय के बारे में बात कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 233। लिखिए अनुच्छेद 233। आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233। आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 ये कहता है, लिखिए, प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया है। और ध्यान रखेंगे, जो जिला न्यायालय है तो हम सब जानते हैं, लिखेंगे यह एक जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जजेस। यह एक जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। लिखेंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और जिला न्यायाधीश पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? जिला न्यायाधीश पद के लिए योग्यताएं लिखेंगे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हिज एज शुड बी लेस देन 60 ईयर्स। उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। और तीसरा लिखेंगे, वह न्यूनतम 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। वह न्यूनतम 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या वह न्यूनतम 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या उसने न्यूनतम 10 वर्ष किसी भी न्यायालय में वकालत की हो। मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस एज अ जज। मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस एज अ जज। और मिनिमम 10 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट। मिनिमम 10 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट। या तो वह 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या उसने 10 वर्ष या उससे अधिक किसी भी न्यायालय में वकालत की हो। अगला लिखेंगे आर्टिकल 234 अनुच्छेद 234। आर्टिकल 234 अनुच्छेद 234, जिसमें है, लिखेंगे, न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां। न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही संचालित एवं आयोजित की जाएंगे। लिखेंगे, न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एवं आयोजित करवाई जाएंगी। लिखेंगे, ऑल द रिक्रूटमेंट्स इन जुडिशियल सर्विसेज। ऑल द रिक्रूटमेंट्स in judicial services will be managed and conducted by all the recruitments in judicial services all the recruitments in judicial services will be managed and conducted by will be managed and conducted by State Public Service Commission। न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही संचालित एवं आयोजित करवाई जाएंगे। नेक्स्ट,
अगला हेडिंग डालिए भाई, भाग 7 हमारे संविधान में नहीं है, उसे संविधान से हटा दिया गया है और वो हमें वैसे भी नहीं पढ़ना है, हमें सारे भाग पढ़ने भी नहीं है। अगला लिखिए भाग 8, पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करते हैं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। संघ शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 से 241, अनुच्छेद 239 से लेकर 241। अनुच्छेद 239 से लेके 241 तक हम बात करते हैं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में या यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 239 का 1, अनुच्छेद 239 एक, अनुच्छेद 239 का 1, आर्टिकल 239 का 1, जो कहता है, लिखेंगे संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज will be run by the President of India। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। The administration of union territories will be run by the President of India। और लिखेंगे और इसके लिए राष्ट्रपति, और इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा। फॉर दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके लिए वह एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा। फॉर दैट ही विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगला 239 का 2, आर्टिकल 239(2) या अनुच्छेद 239 का 2, 239 का 2 कहता है, लिखेंगे हिंदी में, राष्ट्रपति चाहे तो किसी
निकटतम राज्य के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति चाहे तो किसी निकटतम राज्य के राज्यपाल को भी प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ नियर बाय स्टेट। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ नियर बाय स्टेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। राष्ट्रपति चाहे तो किसी निकटतम राज्य के राज्यपाल को भी प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे 1991 में 1991 में एक संविधान संशोधन करके 2 आर्टिकल्स और इसमें जोड़ दिए गए। और वो 2 आर्टिकल्स कौन से थे? लिखेंगे 69वें संविधान संशोधन के तहत 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत 1991 में हुआ, 1991 में हुआ 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ? 1991 में हुआ। और इसी के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, एक आर्टिकल 239A और एक आर्टिकल 239B। अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 239B। और इन दोनों आर्टिकल्स के तहत क्या क्या काम किया गया? ध्यान रखेंगे 2 यूनियन टेरिटरीज में, कौन कौन सी? एक तो दिल्ली और एक पौंडीचेरी। अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली में एक 70 मेंबर्स की और पौंडीचेरी में एक 30 मेंबर्स की एस्टैब्लिश की गई क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब विधानसभा। भाई दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों ही क्या है? संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, लेकिन दोनों में ही विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली में 70 सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई और पौंडीचेरी में एक 30 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। और इतना ही नहीं, दिल्ली का नाम किया गया एनसीटी। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली को दर्जा प्रदान किया गया एनसीटी का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और दूसरा आर्टिकल जो इस संशोधन के तहत जोड़ा गया था वो था 239B। और 239B के तहत क्या काम हुआ? लिखेंगे इस अनुच्छेद के तहत लिखेंगे इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को, इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दिल्ली के उप राज्यपाल को दिल्ली के उप राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली got the power to declare an ordinance. Lieutenant Governor of Delhi got the power to declare an ordinance. अगला नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 240 अनुच्छेद 240। आर्टिकल 240 अनुच्छेद 240 जिसमें है लिखेंगे प्रेसिडेंट हैज द पावर और प्रेसिडेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज द पावर और हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए कानून बना सकता है या विधि का निर्माण कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241। आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 अनुच्छेद 241 कहता है लिखेंगे प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। तो जिस तरीके से हर राज्य में एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का प्रोविजन किया गया है उसी तरीके से हमारे संविधान के अनुच्छेद 241 में प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए भी एक उच्च न्यायालय या एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज की यदि हम बात करें तो सामान्य तौर पर यूनियन टेरिटरीज के पास अपने सेपरेट हाई कोर्ट तो नहीं होते हैं। हालांकि एक्सेप्शनल दिल्ली के पास है, अब जम्मू कश्मीर के पास भी है। लेकिन किस किस यूनियन टेरिटरी किस किस संघ शासित क्षेत्र की जुडिशरी या जूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार किस किस उच्च न्यायालय से चलता है यह आपको ध्यान में रखना होगा।
तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको किसी भी संघ शासित क्षेत्र का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये किस उच्च न्यायालय या किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? ज्यूरिसडिक्शन। तो एक तरफ यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ उसकी जुडिशरी कहां से चलती है, उसकी न्यायपालिका कहां से चलती है, या वो किसके क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे पहले लिखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है या किस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जल्दी से मुझे बताइए अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट या उसकी जुडिशरी कहां से चलती है। क्या होगा उत्तर? हाँ जी, कौन बताएगा? अंडमान और निकोबार की जुडिशरी कहां से चलती है? लिख लीजिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या कैलकटा हाई कोर्ट। लिखेंगे कैलकटा हाई कोर्ट या कलकत्ता उच्च न्यायालय। दूसरा लिखिए चंडीगढ़। दूसरा लिखेंगे चंडीगढ़। दूसरा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़। और हम सब जानते हैं चंडीगढ़ की जुडिशरी कहां से चलती है। लिखेंगे जुडिशरी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट अगला लिखेंगे दिल्ली। अगला संघ शासित क्षेत्र लिखिए दिल्ली या दिल्ली। और हम सब जानते हैं भाई दिल्ली का अपना सेपरेट क्या है, हाई कोर्ट है। तो लिख लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय। अगला नेक्स्ट लिखिए दादरा नगर हवेली और एंड दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली और इसकी जुडिशरी चलती है कहां से। लिखेंगे बंबई उच्च न्यायालय या बॉम्बे हाई कोर्ट। एक लड़का बंबई की स्पेलिंग लिख रहा है। भाई साहब ये क्या है जरा बताना मुझे, ये कौन सा बंबई है? नाम आपने अपना रखा हुआ है एमडी। आपका यूजर नेम है एमडी। यहाँ पे है ना, कमेंट करने से पहले है ना बेवकूफों देख तो लिया करो आप लिख क्या रहे हो। ये क्या है भाई?
तीसरी क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना कि बेटे बॉम्बे की स्पेलिंग बताना, तो वो बता देगा। वो तुम चले हो सरकारी नौकरी लेने, ये कौन सा बॉम्बे है भाई? ऐसे लिखते हैं बॉम्बे? एक बेवकूफ लिख रहा है ये बॉम्बे की स्पेलिंग बताओ। ये हालात हैं तुम्हारे। ये कौन सा बॉम्बे है? अब देख लीजिए। और मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई साहब मैं आपको ऐसा पढ़ा दूं कि आप इस बैच से ही आईएएस बन जाए हैं। बहुत ही बढ़िया। बेटे यहाँ पे कम से कम मैसेज भेजने से पहले ये तो देखो कि आप जो लिख रहे हो यार वो मैं पढ़ूंगा, है ना। बेशक मैं उस पर रिएक्ट ना करूं, लेकिन आप जो भी, है ना, लेकिन आप जो भी यहाँ पर लिख कर भेजेंगे, भाई अगर हिंदी मीडियम के हो तो यहाँ पे हिंदी में लिख कर भेज दिया करो, है ना। तुमने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही वाट लगा दी। नेक्स्ट, अगला संघ शासित क्षेत्र लिखिए। अगला संघ शासित क्षेत्र लिखेंगे लक्षद्वीप। अगला लिखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जुडिशरी या न्यायपालिका कहां से चलती है? लिखेंगे कोच्चि उच्च न्यायालय या कोच्चि हाई कोर्ट। केरल के एर्नाकुलम नामक स्थान पर है कोच्चि हाई कोर्ट, जो कि केरल का क्या है, उच्च न्यायालय है। अगला लिखिए पुडुचेरी। अगला लिखेंगे पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसे पहले कहा जाता था। पौंडीचेरी की जुडिशरी न्यायपालिका चलती है कहां से? लिखेंगे मद्रास उच्च न्यायालय या मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय या मद्रास हाई कोर्ट। और इसके अलावा हमारे पास बचते हैं, लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अब दोनों ही क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ की जुडिशरी भी कहां से चलेगी? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से। लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। दिल्ली का एक बार और बता दूं भाई, दिल्ली में है अपना उच्च न्यायालय। तो दिल्ली की जुडिशरी तो दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय से ही चलती है। सबसे पहले मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला था, जिसकी जुडिशरी कलकत्ता उच्च न्यायालय से चलती है। विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? वही अंतर है जो लोकसभा और राज्यसभा में है।
जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसी तरीके से राज्य में विधान परिषद एक स्थायी सदन है। जिस तरीके से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल वैसे ही विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और फर्क सिर्फ इतना सा है, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उन राज्यों के विधानमंडल में बिल केवल विधानसभा में पास होता है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है, तो उन राज्यों में किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। चंडीगढ़ का मैंने बताया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पुडुचेरी का मैंने बताया मद्रास हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का मैंने बताया कोच्चि उच्च न्यायालय या कोच्चि हाई कोर्ट। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैंने बताया जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। सर, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बेटे, अभी जो मैंने आपको लिखवाए वो आपने कितने लिखे, ये बताइए पहले। अभी जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने कितने लिखे हैं, पहले ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने 8 लिखवाए हैं, तो 8 ही हैं। बिल्कुल जी, 8 है यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले अंडमान निकोबार मैंने बोला, फिर मैंने बोला चंडीगढ़, फिर मैंने बोला दिल्ली, फिर मैंने बोला दादर नगर हवेली और दमन दीव। उसके बाद बात हुई लक्षद्वीप की, 5 हो गए। उसके बाद हमने बात की पुडुचेरी की, 6 हो गए। 7वां जम्मू कश्मीर और 8वां लद्दाख, 8 हो गए। दो सौ उनतालीस बी में मैंने कहा कि इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली गॉट द पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस, ये मैंने आपको बताया। चलिए, यहां पर समाप्त होता है संविधान का भाग 8। तो लगभग आधे से ज्यादा हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारी मुलाकात होगी, हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। और अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बचा है, या थोड़ी थोड़ी सी चीजें बची हैं जो आपको पढ़ना है, क्योंकि हम मेन मेन जो चीज है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।